हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार प्रतिभा में। ये मेरी यूट्यूब पे पहली क्लास है और मैं यहाँ आपको साइंस पढ़ाऊँगा, जिसमें जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि साइंस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे मैं अगर बात करता हूँ एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, डी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, एनडीए हो गया, ये सारे कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं। इनसे हटके बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें साइंस भी आती है। अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस साइंस के आते ही आते हैं। बाकी एनटीपीसी की बात करता हूँ, इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं ग्रुप डी की बात करता हूँ तो ग्रुप डी में 25 क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी ने देखा ही होगा, ठीक है। जिसमें साइंस आपके 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 6 से 7 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स से भी पूछे जाते हैं, उस केमिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं, सॉरी, और आपकी बायोलॉजी से भी 7 से 8 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अगर मैं यूपी ट्रिपल एससी की बात करता हूँ तो इसमें भी 5 नंबर की साइंस आपकी पूछी ही जाती है। एनडीए में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कितने क्वेश्चंस आते होंगे एनडीए में, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले फिजिक्स को स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं फिजिक्स के कुछ जो चैप्टर्स हैं उनकी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है। जैसे बात पहला चैप्टर से हम देखते हैं। पहला चैप्टर से जो हमारा है लाइट, इसमें हम अपवर्तन हो गया लाइट का, परावर्तन वगैरह हो गया, ये सारे कुछ हम पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा अगर हम चैप्टर की बात करते हैं लेंसेस और दर्पण, इसमें हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में जैसे हम हिंदी में कहते हैं दर्पण बोलते हैं, और लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला चैप्टर आता है मोशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इस चैप्टर की मैं बात करता हूँ तो इसमें ज़्यादातर जो भी हैं इसके न्यूमेरिकल्स ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूटन्स लॉ वगैरह है इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारे लिए दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद में आता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में हम न्यूटन्स लॉ हो गया, लिस्ट हो गया, इन सबको इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम वेव्स, जिसे हिंदी में कहते हैं तरंगे। ये इसमें हम EM वेव, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हिंदी में बोलते हैं इसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। और एक तरंगे आती हैं इसमें यांत्रिक तरंगे, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे साउंड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है साउंड, वो हम सारा कुछ इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आता है वैद्युतिकी, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादातर हमारे रेजिस्टेंस हो गया और कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए, जो रेजिस्टेंस हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, या वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, इन्हीं से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारा वर्क पावर एनर्जी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क पावर एनर्जी और हिंदी में बोलते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे भी देखते हैं आगे। फिर अगला चैप्टर आता है ऊष्मा, हीट से नॉर्मली बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं आपसे कह देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए कि किस टेम्परेचर पर डिग्री और सेंटीग्रेड, वो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का जो टेम्परेचर होता है समान होता है। जैसे आपने देखा ही होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में, जब चैप्टर आएगा तब हम आगे डिटेल में बात करेंगे। फिर अगला चैप्टर आता है हमारा उत्तोलक, जिसे हम बोलते हैं लीवर, इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला जो चैप्टर आता है वो हमारा सैटेलाइट, ठीक है, उपग्रह, ये पढ़ेंगे। फिर बाद में आता है मॉडर्न भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। इसमें क्या क्या आता है, हम इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, रेडियो धर्मिता, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रेडियो धर्मिता और इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। बाकी ये तो आपकी बेसिक डिटेल हो गई। अब मैं इसमें पहला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, लेंस व दर्पण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आते भी हैं।
लेंस के बाद दर्पण। अगर मैं इसमें सबसे पहले लेते हैं हम दर्पण को उठाते हैं। अगर मैं दर्पण की बात करूं, दर्पण आप सभी लोग जानते हैं, जैसे इसे इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, ठीक है। ये हमारे दो टाइप्स के, ये हमारे जो दर्पण होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉनकेव दर्पण और एक होता है कॉन्वेक्स का दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जिससे अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर, इसे हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। और सेकंड जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब ये जो हमारे अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ये बनते किससे हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह देता हूँ कि ये कोई एक सर्किल है, ठीक है। अगर मैं इस सर्किल को यहाँ से कट कर दूँ, यहाँ से कट कर दूँ, या यहाँ से कट कर दूँ, या यहाँ से कट कर दूँ, कहीं से भी साइड से मैं कट कर सकता हूँ, तो मुझे एक इमेज मिलेगी इस टाइप की, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इसके जो बाहरी वाली सतह है, आउटर सरफेस, अगर मैं इस पर कोई पॉलिश कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा घरों में हमारा जो शीशा होता है उसे हम प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक है। वो भी मैं आगे देखता हूँ, आगे चैप्टर में आएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ अवतल दर्पण की, मैंने ये कोई भी स्फीयर था, हमारा गोला था, उसके लिए इस आगे यहाँ से अगर मैंने कट कर दिया, कट करने के बाद में, और इसके जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस में मैंने क्या किया, एक पॉलिश कर दी, ठीक है। तो ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, एक अवतल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर मैं यही गोला है और इसके जो इनर सरफेस है, आंतरिक सतह है, इसकी जो आंतरिक सतह है, इनर सरफेस है, अगर इस पर पॉलिश कर दूं तो ये हमारी किसकी तरह बिहेव करेगा, एक उत्तल दर्पण की तरह। कैसा बिहेव करेगा, उत्तल दर्पण की तरह, ठीक है। ये तो बेस की डिटेल हो गई, बाकी आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ कि जो भी हमारा अवतल दर्पण होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो भी हमारा अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है, जितने भी दर्पण होते हैं ये परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं, ठीक है। परावर्तन, जैसे मैं आपको प्रकाश जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ाऊंगा कि परावर्तन होता क्या है। ये मान लिया कोई भी सरफेस है, प्लेन सरफेस है, जिसे बोलते हैं समतल सतह, ठीक है। अगर कोई भी लाइट यहाँ पर आती है और इस सरफेस पे क्या होती है, टकराती है, इसे बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। और ये फिर बाद में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दूँ, इसे बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। ये जो होता है एंगल होता है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतित कोण, आपतन कोण, और इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। ये हमारा आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। कोई भी लाइट अगर हम किसी भी सरफेस पे, किसी भी दर्पण की सरफेस पे हम इंसिडेंट कराते हैं या उस पर आके टकराती है, तो वो उसी जिस एंगल पर आती है और उसी एंगल पे क्या हो जाती है, वापस परावर्तित हो जाती है। तो जो आई होता है और आर होता है,
वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी कहते हैं जो हमारा लॉ है, इसी लॉ को फॉलो करते हुए ये कंडीशन हमारे जो अवतल दर्पण होता है इस पर भी सेटिस्फाई होती है। ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, ये मैंने कोई स्ट्रेट लाइनिंग खींच ली है। यहाँ पे कोई भी मेरी वस्तु रखी हुई है, कोई भी वस्तु रखी हुई है, अगर कोई भी वस्तु में दिखाई कब देती है, जब उस कोई भी लाइट है या प्रकाश है वो पहले उस वस्तु पर टकराता है, टकराने के बाद में वो हमारे आंखों में एंटर करता है, आंखों में एंटर करने के बाद उसकी जो प्रतिबिंब होता है वो हमारे कहाँ पे बनता है, रेटिना पर, वो भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब हमें वो वस्तु कैसी दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है, ठीक है। ये हमारी कोई वस्तु है, अगर मैं यहाँ से कोई भी लाइट जाती है इस वस्तु की तरफ से और इससे टकराती है, टकराने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि वस्तु किसी भी अगर मिरर पर टकराती है, ठीक है, टकराने के बाद जो जिस एंगल से आती है उसी एंगल पे क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो मान लिया कि यहाँ पर ये टकराई, टकराने के बाद में ये क्या हुई, परावर्तित हो गई, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ये आके मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो मिरर है ये इस स्फीयर को काट के बनाया गया है, ठीक है। अगर मैं इस स्फीयर की बात कर रहा हूँ तो ये कोई इसकी रेडियस रही होगी, ये इसकी कोई रेडियस रही होगी, ठीक है। तो ये भी जो भी अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसकी रेडियस क्या होगी, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इसकी कोई हमारी क्या रेडियस है, जिसे हम बोलते हैं सी, वक्रता केंद्र या रेडियस ऑफ सर्कमफ्रेंस, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कमफ्रेंस और हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। कोई भी वस्तु अगर मैं मान लेता हूँ नीचे से कोई एक लाइट गई और इस पर टकराई, टकराने के बाद में ये भी रिफ्लेक्ट परावर्तित हुई, परावर्तित होने के बाद में कहाँ पे मिल गई, फोकस पे। जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं उसे बोलते हैं फोकस, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप कहेंगे कि ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल से ये लाइट यहाँ से परावर्तित कैसे हुई, क्वेश्चन ये भी तो होकर अराइज होता है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि यहाँ से परावर्तित होकर ये लाइट यहाँ पे परावर्तित कैसे हुई, जबकि ये हमारा क्या गोलाकार मिरर है। तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ये कोई भी स्फीयर है, ज्योमेट्री में जो सर्कल की प्रॉपर्टी होती है उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं इससे कोई भी एक स्पर्श रेखा डाल दूँ, यहाँ से एक स्पर्श रेखा डाल देता हूँ, यहाँ से डाल दूँ, कहीं से भी डाल सकता हूँ स्पर्श रेखा, ठीक है। अनलिमिटेड इसके मेथड होते हैं, कहीं से भी हम डाल सकते हैं इसमें। और यहाँ से कोई एक टेंजेंट खींच दूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक कोण बनाता है जिसे हम बोलते हैं 90 डिग्री। यानी कि साइकिल में हम किसी भी एंगल से, अगर मैं यहाँ पे छोटी सी एक लेयर की बात करता हूँ जो यहाँ पर बनी हुई है, इतनी लेयर की मैं बात करता हूँ, अगर मैं इस लेयर को यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, तो ये एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो जाहिर सी बात है, प्लेन मिरर है तो लाइट आएगी और परावर्तित तो उसे होना ही होना है। तो उसी प्रकार जैसी लाइट यहाँ पे आती है और यहाँ पे टकराने के बाद में फोकस पे आके इंसिडेंट हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम इससे। अब मैं सबसे पहले उठाता हूँ अवतल दर्पण को। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखिए। होता क्या है, जब भी कहते हैं अवतल दर्पण का कोई भी हम इमेज बनाते हैं, ये मेरा अवतल दर्पण हो गया, तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे डिसाइड करता है, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे डिसाइड करता है, इसमें पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई लाइन है, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि कोई वस्तु मैंने इन्फिनिटी पे रख दी है, कोई वस्तु इन्फिनिटी पे रख दी है, तो बताइए कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। अगर मुझसे कह देता है, कोई भी पूछ लेता है कि ये वक्रता केंद्र है, मैं किसी वस्तु को इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में रख देता हूँ, यहाँ पर पोजीशन रख देता हूँ वस्तु की, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये क्या होता है, मेरा फोकस होता है, ठीक है। अगर कोई तुमसे कह दे कि मैं वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देता हूँ, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अगर कोई तुमसे कह दे कि फोकस और वक्रता केंद्र इनके बीच में कहते हैं प्रतिबिंब रख दूँ और वस्तु को रख दूँ, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अगर एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि मैं फोकस पे ही वस्तु को रख दूँ, और एक कंडीशन और भी हो सकती है कि मैं फोकस और लेंस में एक यहाँ पर पॉइंट होता है पी, जिसे हम बोलते हैं ध्रुव,
ठीक है। अगर मैं वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रख दूँ तब प्रतिबिंब में कैसे कहाँ पे बनेगा। इसमें बच्चे बहुत सारे मेरे भाई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहते हैं कि अगर चलो रट भी लेते हैं कि अवतल दर्पण के लिए रट लिया उनने, फिर उत्तल दर्पण आता है, उत्तल दर्पण को भी उन्होंने रट लिया, तो फिर लेंसेस भी आ जाते हैं। लेंसेस में भी दो केस बनते हैं, एक अवतल दर्पण का केस बनता है, वो अवतल लेंस का केस बनता है, और एक उत्तल लेंस का केस बनता है। तो ये याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है, जो इसमें आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, पोजीशन बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इजीली बिल्कुल लगा सकते हैं उसके लिए, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ मैं अभी, बनाते हैं इसे। ये माना मैंने कोई क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, ये कोई सेंटर की लाइन है, ठीक है। अब इसमें कंडीशंस क्या क्या बनती हैं। कोई वस्तु इन्फिनिटी पे रखी है, यहाँ पर मैं 2-4 बातें आपके लिए बताऊंगा, बस आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, 2-4 बातें ही याद रखनी है मेरी। जैसे मैं बात करूँ ये सर्किल, सर्किल किसके लिए बनाऊंगा मैं, वस्तु के लिए, वस्तु की स्थिति किससे डिनोट करूंगा मैं, सर्किल से डिनोट करूंगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, ठीक है, तो इससे मैं किससे डिनोट करूंगा, ये होगा प्रतिबिंब की स्थिति, इसे बोलेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। अगर मैं कहूँ वस्तु यहाँ पर रखी है, इन्फिनिटी पर रखी है, यानी अनंत पर रखी हुई है, और ये है हमारा फोकस, इसे मान लिया मैंने वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, अभी इन्फिनिटी पे रखी है। एक पोजीशन ये होगी मेरी, दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है, दूसरी पोजीशन क्या है कि अगर मैं क्या वस्तु को कहाँ रख दूँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में भी तो रख सकता हूँ। तीसरी पोजीशन मेरी क्या बनती है, मैं किसी भी वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रख दूं। चौथी पोजीशन क्या बनती है, अगर मैं वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दूं। अगर पांचवी कंडीशन क्या बनती है, मैं इसे फोकस पे ही रख दूं। और छठी कंडीशन आपकी बनती है फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं, ठीक है। ये 6 ही कंडीशंस बनती हैं हमारे लिए किसी वस्तु को कहीं पर रखने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो प्रतिबिंब पे भी आते हैं। ये मेरा फोकस है, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया, क्या छुटका रेक्टेंगल है ये। फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में एक उससे थोड़ा सा बड़ा रेक्टेंगल बनाया। फिर क्या करता हूँ, मैं वक्रता केंद्र पे जाता हूँ, वक्रता केंद्र पे मैंने क्या किया, ये उससे बड़ा रेक्टेंगल बनाया। वक्रता केंद्र और जो वो अनंत है यानी कि इन्फिनिटी है, उसके बाद में मैंने एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और उस पर काउंटिंग दे देता हूँ 4 की, ये एक वो बनाया। फिर 5 में क्या किया मैंने, एक प्रतिबिंब यहाँ पे, ये एक प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया, 5वीं यानी इन्फिनिटी पे बन गया। अब आगे तो मुझे कहीं जगह नहीं है, इन्फिनिटी तो अनंत होता है। एक छठा प्रतिबिंब मेरा बन गया, मैं क्या करता हूँ, उस छठे प्रतिबिंब को कहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम आपको क्लियर दिखता होगा, आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि डायग्राम आपको क्लियर दिखता होगा। और बिल्कुल बस आपको बस 2 बातें समझनी है, क्या, ये क्या होती है, हमारी वस्तु की स्थिति है, ये हमारे क्या प्रतिबिंब की स्थिति है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जाएंगे, ये देखिए। अगर वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 1 नंबर की पोजीशन मेरी ये है, सर्किल की पोजीशन, तो मैं 1 नंबर की रेक्टेंगल की पोजीशन को देखता हूँ। ये सर्किल है, ये मेरे क्या रेक्टेंगल, यानी कि वस्तु जब अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पे है, बीच में है, यहाँ पर है वस्तु, तो 2 नंबर मेरा कहाँ है, यहाँ पे, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। अगर वस्तु 3 नंबर पे है यानी कि वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मेरा वक्रता केंद्र पर बनेगा। नोट, एक चीज़ यहाँ पे आप नोट रखिए, क्या, कि जो वक्रता केंद्र पर
जो वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के आकार का होता है, वस्तु के आकार का होता है। और ये क्वेश्चन 2018 के ग्रुप डी में आया, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक बार नहीं, ये 2 या 3 शिफ्ट में क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है, ठीक है, कि मैं वस्तु को किस पोजीशन पे रखूं कि वस्तु समान आकार की हो, उसका जो प्रतिबिंब बने वो समान आकार का हो। तो मैं कहाँ रखूँगा, वस्तु को वक्रता केंद्र पर। अगर मैं वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देता हूँ तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, समान आकार का। ये हमारा नोट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देता हूँ, ठीक है, 4 नंबर पर रख दे। तो 4 नंबर की पोजीशन मेरी क्या है, 4 नंबर की यहाँ पे। तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी यानी अनंत के बीच में, या हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र के परे यानी वक्रता केंद्र से पीछे, पीछे कहीं पे भी कोई पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है। अगर मैं 5वीं पोजीशंस को देखता हूँ, कहाँ पे, फोकस पर। अगर वस्तु कहाँ पे मेरी फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, 5वीं पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पर, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है। अब बात आती है 6ठी पोजीशन की, और इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है इसमें कि अगर मैं वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रख देता हूँ तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, 6ठे पोजीशन पे। इसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण दर्पण के पीछे, ठीक है, सॉरी, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कहाँ बनना है, दर्पण के पीछे। अब बात आती है, ये तो आपने पोजीशन तो डिसाइड कर दी, पोजीशन तो डिसाइड कर दी कि किसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब यही नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसी प्रकृति का बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पर क्या है, मान लिया मेरी क्या है, कोई वस्तु है, उसका इमेज कहाँ बनना है, नीचे। जाहिर सी बात है नीचे बनेगा, जैसे, तो ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और जो भी इमेज उल्टा बनता है उससे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक इमेज। इसे क्या बोलते हैं, वास्तविक, ठीक है। यानी कि कैसे बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। और जो इधर होता है, जहाँ वस्तु ये है जस्ट इसके सामने, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा यहाँ पे। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट कि बहुत बार 2-4 बार में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, खासकर एक एनडीए में क्वेश्चन आया था, मुझे डेट ध्यान नहीं आ रही है, एनडीए में क्वेश्चन आया था कि बताइए कि किस टाइप की इमेज को, किस टाइप के हम इमेज को, किस टाइप के इमेज को हम वर्चुअली स्क्रीन पर शो कर सकते हैं, किस टाइप के इमेज को हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी हमारे उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, जितने भी उल्टे वास्तविक प्रतिबिंब होंगे सबको हम स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है, जिसे हम खाली इमेजिनेशन कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, लेकिन उसे किसी भी स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या था कि भाई वो जो भी हमें गए स्क्रीन में, जिस टाइप के हम इमेज को हम स्क्रीन पर उतार सकते हैं वो कैसा होगा, उल्टा और वास्तविक होगा। उसी टाइप की इमेज को हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर ला सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाता है। अब इससे आगे चलते हैं। और एक बात आपको हम बता दें कि जो रेडियस होती है, जो रेडियस हमने अभी इस टाइप से भी बनाया था, अभी यहाँ पे क्या था, फोकस था, यहाँ पे क्या था, रेडियस थी। रेडियस या इसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है, क्यों, ये साइकिल की पूरी रेडियस ही होती है। ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। तो जो फोकस होता है, वो रेडियस का क्या होता है, आधा होता है। ये इम्पॉर्टेंट नोट है, जो ज़रूरत पड़ेगी हमें कहाँ पे, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में।
अगर मैं बात करता हूँ इसका आता है फार्मूला मिरर, वो हो गया इसका फार्मूला दर्पण का, हमारा मिरर का फार्मूला, अवतल जो कॉनकेव मिरर है इसका फार्मूला क्या होगा, तो हम इसे लिखते हैं 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पे पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स, जब मैं आपको उसके न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा। बहुत ही अच्छा क्या था टॉपिक है ये, हैं, और काफ़ी इसके न्यूमेरिकल्स आते भी हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका मैग्नीफिकेशन यानी कि आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, मैग्नीफिकेशन यानी कि आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है कि आवर्धन क्षमता मतलब वह क्षमता होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बनना है, ठीक है, जो भी प्रतिबिंब बनना है वो हमारी वस्तु से कितना बड़ा बनना है या छोटा बनना है, कितना गुना बड़ा बनना है या कितना छोटा बनना है। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, एम से, जो बराबर क्या होता है, इसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, आवर्धन क्षमता, इसे हम एम से नोट करते हैं। इसका मीन्स क्या होता है, अब अगर एम बड़ा हुआ किससे, 1 से, एम ग्रेटर है 1 से, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो वस्तु को प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि एम बराबर 1, इसका मतलब जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु के आकार का बनेगा। अगर मैं कहूँ कि एम छोटा है 1 से, तो क्या होगा इसका कंडीशन, जो भी प्रतिबिंब बनना है वो हमारे क्या हो रहा है, वस्तु की जो हाइट है, ठीक है, उससे क्या बनना है, छोटा बनना है। और हाँ, मैं एक बात आपको बताना भूल गया था, मैंने इस टाइप से जो इमेजेस बनाए थे, ये एफ था मेरा, ये सी था मेरा, फिर एक ये इमेज बनाई, फिर मैंने वक्रता केंद्र की एक इमेज बनाई, फिर एक ये इमेज बनाई, फिर ये मेरी अगली पोजीशन की इमेज थी, 1 2 3 4 5 और एक इमेज ये थी 6। ठीक है, और पोजीशन ये मेरी 1 थी, 2 3 4 5 6। अगर तुमसे ये पूछे कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, तो पहला ये छोटा बॉक्स है, यानी कि प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अगला उससे बड़ा है लेकिन वस्तु से बड़ा नहीं, क्योंकि आपको मैंने नोट लिखवाया था कि वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार का बनता है। ठीक है, जब तीसरी पोजीशन पर आते हैं तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। जब हम चौथी पोजीशन पे जाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, यानी वस्तु से बड़ा। जब ये बड़े का केस आएगा तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी, इसकी ग्रेटर हो जाएगी किससे, 1 से। और पाँचवीं पोजीशन से आती है तो भी ये भी क्या होता है, सबसे बड़ा। यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होता है, पाँचवीं पोजीशन से जो अनंत होती है वहाँ पे हमारा जो इमेज बनता है वो सबसे बड़ा बनता है। जो छठी पोजीशन से आती है, बड़ा मगर सबसे बड़ा नहीं, बड़ा बनेगा लेकिन सबसे बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी अब हम चलते हैं इसके यूजेस की तरफ कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। यूजेस, फर्स्ट इसका मैं यूज बताऊं तो जितने भी डेंटल्स होते हैं, दंत चिकित्सक, इसका यूज कौन कहते हैं, दंत चिकित्सक इसका यूज करते हैं। दूसरा यूज बताऊं इसका, इम्पोर्टेंट यूज है इसका गाड़ियों की हेडलाइट। गाड़ियों के हेडलाइट मैं फ्रंट के सामने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बैक साइड में होता है, क्योंकि जो हमारा अवतल दर्पण होता है इसे बोलते हैं अपसारी, अपसारी भी दर्पण भी बोलते हैं इसे। अपसारी दर्पण मतलब ये कहता क्या है, सारी जो भी वस्तु, जो भी इस पर लाइट हमारी पड़ेंगी उसने क्या करेगा, कन्वर्ज कर देता है। इंग्लिश में बोलते हैं अपसारी को कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो ये क्या कहता है, एक ही फोकस पे उन्हें लाके इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, हेडलाइट्स में भी करते हैं। तीसरा इसका जो यूज होता है वो डिश में भी करते हैं।
डिसीज में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, दंत चिकित्सक में गाड़ी को हेडलाइट जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दंत चिकित्सा में हम किसका यूज करते हैं, और दूसरी बात गाड़ी की जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं। ठीक है, और तीसरा कहाँ, डिसीज में इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे इसके नॉर्मल यूजेस हो गए। ठीक है, और बाकी मैं वीडियो को यहीं पे ज़्यादा समाप्त कर रहा हूँ। बाकी आप लोग, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलेगा। ठीक है, बाय।